हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंटेंसी यूनिट 4 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर में हमने आपको बता दिया है कि जब किसी कंपनी को फंड का रिक्वायरमेंट होता है, जब कंपनी अपने फंड को रेज करना चाहती है, अपने फंड को बढ़ाना चाहती है, तो कंपनी दो तरीके से फंड को रेज कर सकती है, बढ़ा सकती है। या कंपनी को किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करना है और उसके लिए फंड का रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी दो तरीके से फंड को रेज कर सकती है, फंड को बढ़ा सकती है। एक शेयर इशू करके और एक डिबेंचर इशू करके। तो शेयर जो इशू करती है कंपनी, उसका मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया है। जो कंसेप्ट था उसका, जो जर्नल एंट्री था उसका, वो सारा चीज़ मैंने आपको शेयर के बारे में बता दिया है कि किस तरीके से कंपनी शेयर इशू करती है। अगर शेयर का जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो नहीं दे अगर कोई शेयर होल्डर, तो किस तरीके से कंपनी जो है उसे फॉरफिट कर लेती है और फिर उसे री इशू करती है। तो शेयर के बारे में हम लोगों ने सारा इन्फॉर्मेशन गेन कर लिया है, किस तरीके से कंपनी जो है शेयर इशू करती है। अब हम बात करते हैं डिबेंचर। जिस तरीके से शेयर इशू किया जाता था इंस्टॉलमेंट में, सेम उसी तरीके से डिबेंचर भी इशू किया जाता है। डिबेंचर के बारे में अभी हम बताएंगे, फिलहाल आपको हम शेयर से कंपेयर करके बता रहे हैं कि जिस तरीके से शेयर में शेयर एप्लीकेशन होता था, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल होता था, जिस तरीके से 4 इंस्टॉलमेंट में कंपनी शेयर इशू करती थी, उसी तरीके से डिबेंचर में भी आपका एप्लीकेशन होगा, यहाँ भी आपका अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। उसी तरीके से बिल्कुल सेम वे में आपका डिबेंचर भी कंपनी इशू करती है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में कि शेयर जो है वो कैपिटल का हिस्सा है और यहाँ डिबेंचर लोन का हिस्सा है। अगर ब्रॉड सेंस में देखें तो दोनों कंपनी का कैपिटल ही है। अगर ब्रॉड सेंस में देखा जाए, कोई बाहर वाला देखेगा तो दोनों को मिला करके कहेगा कि कंपनी का कैपिटल कितना है। लेकिन अगर इसको कहा जाए कि कंपनी का कैपिटल का हिस्सा कौन है, तो जो शेयर है वो कंपनी के कैपिटल का हिस्सा है और जो डिबेंचर है वो कंपनी का लोन है। यानी कंपनी जब लोन लेती है तो उसे हम क्या इशू करती है, कंपनी डिबेंचर इशू करती है। तो देखो, कंपनी अपने फंड को रेज करने के लिए, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे हम लिखते हैं कंपनी। अगर बात करें हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की, तो अगर उसमें फंड को रेज करना है, बढ़ाना है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जिसमें एक सिंगल ऑनर होता है, तो उसको फंड को रेज करने के लिए जो ऑनर अपने पॉकेट से पैसा लगाता है, अपने जेब से पैसा लगाता है। पार्टनरशिप की बात करें तो वो भी अपने पॉकेट से पैसा लगाता है। जितने पार्टनर्स हैं उतना आपका पार्टनर्स अपने पॉकेट से पैसा लगाता है पार्टनरशिप बिजनेस में। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ जो बिजनेस है वो अपने पॉकेट से नहीं लेती है, बल्कि पब्लिक से जो है अपने फंड को रेज करती है। या तो जो कंपनी है वो शेयर इशू करती है, क्या इशू करती है, शेयर इशू करती है। इसके थ्रू शेयर इशू की यहाँ पर कंपनी, अब जितने लोगों ने शेयर खरीदा वो क्या किया, कंपनी को पैसा दिया। तो यहाँ पर जगह का थोड़ा कमी हो रहा है, कोई बात नहीं, हम यहाँ आपको समझाते हैं। कंपनी इशू करती है शेयर और इस शेयर को जो परचेज करता है वो बन जाता है शेयर होल्डर्स। क्या बन जाता है, शेयर होल्डर्स बन जाता है। और कंपनी इसको शेयर दी, मतलब कंपनी अपना हिस्सा दी। यानी जितना शेयर खरीदेगा शेयर होल्डर, उतना उसका कंपनी में हिस्सा हो जाएगा। तो शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का ऑनर होता है। कौन होता है, तो कंपनी का ऑनर होता है, ऑनर ऑफ द कंपनी। और ऑनर को जो पैसा, जो लाभ मिलता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो कंपनी जो है वो क्या करती है, शेयर होल्डर से यानी पब्लिक से पैसा लेती है और उसको अपने कंपनी का ऑनर बनाती है और ऑनर को लाभांश मिलता है। लाभांश क्यों कहते हैं, लाभांश को हम कहते हैं डिविडेंड। यानी कंपनी इस पैसे को लेकर के प्रॉफिट कमाएगी और उस प्रॉफिट का हिस्सा ऑनर को मिलेगा एज अ डिविडेंड। तो प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश। इसका मतलब प्रॉफिट का जो अंश मिलेगा उसी को हम कहते हैं डिविडेंड। तो शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर होते हैं, इनको मिलता है डिविडेंड। क्लियर है बात। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि कंपनी तो एक शेयर इशू करके फंड रेज करती है, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि दो टाइप का कंपनी शेयर इशू कर सकती है। एक आपका इक्विटी शेयर और दूसरा आपका प्रेफरेंस शेयर।
जिसका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है प्रेफरेंस शेयर का। तमाम बातें कर लिए हैं इसके बारे में। दूसरा जो कंपनी फंड रेज करती है वो है आपका डिबेंचर से, डिबेंचर इशू करके। डिबेंचर इशू करके मतलब कंपनी लोन लेती है। किससे लोन लेती है? तो पब्लिक से कंपनी लोन लेती है। यहाँ पर लोन नहीं लिया कंपनी ने, शेयर के केस में कंपनी ने लोन नहीं लिया है बल्कि कंपनी का हिस्सा उसको बना दिया है, कंपनी का ऑनर बना दिया है। लेकिन दूसरा जो फंड रेज करती है कंपनी, कर सकती है, वो डिबेंचर इशू करके, यानी पब्लिक से, इसमें भी पब्लिक से और इसमें भी पब्लिक से लोन लेती है कंपनी। क्या देती है? मान लो ये पब्लिक है, इससे कंपनी क्या करती है? लोन लेती है। तो लोन लेती है तो जिसने डिबेंचर खरीदा यानी कंपनी को लोन दिया वो बन जाता है डिबेंचर होल्डर। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। जैसे शेयर होल्डर है वैसे ही आपका बन जाएगा डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को लोन दिया है तो डिबेंचर होल्डर क्या बन जाएगा? कंपनी का लेनदार यानी क्रेडिटर्स बन जाएगा। कौन बन जाएगा? डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर बन जाएगा। और क्रेडिटर को जो मिलेगा वो, यहाँ पर डिविडेंड मिलता था शेयर के केस में क्योंकि वो कंपनी का ऑनर था। यहाँ पर क्या मिलेगा? तो लोन पर जो मिलता है वो मिलता है इंटरेस्ट, यानी जो डिबेंचर होल्डर है उसको क्या मिलेगा? कंपनी से जो लोन दिया है उसको इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पर। तो डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। बात समझा रहे हैं अभी। तो देखिए, दो तरीके से कंपनी ने फंड रेज किया, एक शेयर इशू करके और दूसरा डिबेंचर इशू करके, मतलब लोन लेकर के। यानी कंपनी लोन लेती है, पब्लिक से लोन लेती है और अपने फंड को रेज करती है और अपना जो प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट किया है या कोई बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसके लिए उसका जो फंड का रिक्वायरमेंट था वो लोन लेकर के यानी डिबेंचर इशू करके कंपनी पूरा करती है। डिबेंचर होल्डर कौन है? तो कंपनी के क्रेडिटर कहलाते हैं, क्योंकि एक सर्टेन डेट के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद कंपनी को जो है लोन वापस करना होता है, जिसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन का मतलब होता है वापस करना, लोन को वापस करना। तो कंपनी लोन ली है तो लोन को वापस भी करेगी। आप ही बैंक से लोन लेते हो तो क्या आप लोन वापस नहीं करते हो? विथ इंटरेस्ट आप जो है वो लोन को वापस करते हो। उसी तरीके से कंपनी भी विथ इंटरेस्ट जो है वो लोन को जो है पब्लिक को वापस करती है। ये लोन जो कंपनी लेती है वो 5 साल 10 साल के लिए लेती है, तो एक लंबे समय के लिए कंपनी लोन लेती है और बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो इंटरेस्ट है वो देती है आपके डिबेंचर होल्डर को। तो दो तरीके से फंड रेज की, एक शेयर इशू करके जिसके बारे में हम पढ़ लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे डिबेंचर के बारे में। चलिए, तो इसके हम पहले मीनिंग से शुरू करते हैं। धीरे धीरे सारे बातें हम लोगों को समझ में आएगी, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। इसको हटाते हैं। मीनिंग से स्टार्ट करते हैं, बाकी धीरे धीरे आगे जैसे जैसे आपको हम बताते जाएंगे सारी बातें आपको हम क्लियर करते जाएंगे। चलिए, तो ये तो बात में समझ में आपको आया कि कंपनी लोन ले रही है, कंपनी का ऑनर नहीं बना रही है बल्कि क्रेडिटर बना रही है। अब डिबेंचर जो इशू किया है कंपनी ने जो डिबेंचर इशू करके अपने फंड को रेज किया है, तो सामने वाला तो जो पब्लिक ने लोन दिया है कंपनी को यानी डिबेंचर जो लिया है, वो डिबेंचर कंपनी एक सर्टिफिकेट देती है एक्नॉलेजमेंट के, यानी डेट के तौर पे जो कर्ज दी है उसके एक्नॉलेजमेंट के तौर पे कंपनी जो है एक सर्टिफिकेट इशू करती है डिबेंचर होल्डर को। उस पर सब कुछ सारी बातें लिखी होती है कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये बात सारे लिखा रहता है। जैसे अगर हम डिबेंचर की बात करें तो अगर डिबेंचर है तो इसके पीछे लिखा रहेगा 7%, 8%, 9%, 6% डिबेंचर, इस तरीके से लिखा रहता है। ये जो 6%, 7%, 8%, 9% है, ये एक्चुअली में रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कंपनी डिबेंचर होल्डर को पे करेगी, और ये बिल्कुल फिक्स होता है। यानी आज जब कंपनी लोन ले रही है, जब डिबेंचर इशू कर रही है, तो आज के दिन में ही कंपनी ये तय कर लेगी कि आप जो हमको लोन दे रहे हो, यानी पब्लिक जो कंपनी को लोन दे रही है, उस पर कंपनी कितना इंटरेस्ट देगी डिबेंचर होल्डर को, यानी पब्लिक को जो लोन दी है। 6% देगी, 7% देगी, 8% देगी या 9% देगी। तो ये आज के डेट में ही फिक्स होता है आपका कि अगर 8% है डिबेंचर तो मतलब 8% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा डिबेंचर होल्डर को यहाँ पे। ये हो गया। अच्छा, शेयर के केस में अगर हम बात कर रहे हैं, अगर इक्विटी शेयर की हम बात करें तो इक्विटी शेयर में आपका क्या था कि इक्विटी शेयर वाले को
वोटिंग राइट होता था, वो कंपनी के ट्रू ऑनर होते थे और उनको वोटिंग राइट होता था, यानी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुन सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर वाले जो है वो टोटली मार्केट पर डिपेंड करते हैं। कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट हुआ कम डिविडेंड मिलेगा, नहीं प्रॉफिट हुआ कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो टोटली वो मार्केट रिस्क पे डिपेंड करते हैं, इसलिए वो कंपनी के ट्रू ऑनर होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर वाले। लेकिन यहाँ पर अगर डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर जो है उसमें कोई आपका ऐसा रिस्क नहीं है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को जिससे मतलब है, यानी जिसने डिबेंचर खरीदा है उसको किससे मतलब है, तो डिबेंचर होल्डर को सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब है। कंपनी अगर प्रॉफिट कमाती है तो भी उनको एक फिक्स रेट ऑफ, मान लीजिए अगर 8% से मिलेगा, 8% डिबेंचर है तो 8% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है तो भी 8% से मिलेगा, कम प्रॉफिट कमाती है तो भी 8% से मिलेगा। कंपनी अगर लॉस में भी चले जाती है तो भी डिबेंचर होल्डर को 8% के रेट से उनको इंटरेस्ट मिलेगा। ये बात आपको समझ में आई कि कंपनी चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट देना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर वाले को, यानी कंपनी जो है इंटरेस्ट देगी डिबेंचर होल्डर को, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अगर मान लीजिए कि किसी कारण से कंपनी डूब जाती है, लिक्विडेशन हो जाता है उसका, कंपनी को बंद करने की नौबत आती है, तो सबसे पहले लोन का अमाउंट जो है वो वापस करेगी कंपनी। बाद में आपका जो इक्विटी शेयर वाले को है, यानी शेयर वाले को उनका जो अमाउंट है, कैपिटल जो है वो वापस किया जाएगा। क्लियर है? शेयर को फॉरफिट किया जा सकता है, शेयर को फॉरफिट किया जा सकता है क्योंकि कंपनी जो है, एक मिनट, शेयर को फॉरफिट किया जा सकता है क्योंकि कंपनी जो है वो शेयर होल्डर को कंपनी का क्या बनाती है, ऑनर बनाती है। तो कंपनी कहती है कि हम आपको शेयर इशू करके ऑनरशिप दिए हैं, शेयर के केस में हम आपको ऑनरशिप दिए हैं और आप मेरे ही इंस्टॉलमेंट को चुकाने में आप जो तय किए थे, आप ऑनर हैं और इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हैं आप। तो इंस्टॉलमेंट अगर नहीं देगा तो कंपनी जो है शेयर होल्डर को के पैसे को जो है, उनके शेयर को फॉरफिट कर सकती है, जब्त कर सकती है, उनके शेयर को छीन सकती है, उनको ऑनरशिप से बाहर कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करें डिबेंचर होल्डर के केस में, अगर हम बात करते हैं डिबेंचर के केस में, तो डिबेंचर को फॉरफिट नहीं किया जा सकता है। लोन को कैसे फॉरफिट कर लीजिएगा आप? जैसे मान लो कि आपसे हम मांगे कि सुनिए आप हमको ना 500 रुपया दीजिए, तो बोले कि ठीक है सर हम आपको 500 रुपया देंगे। आपने हमको 100 रुपये दिया, फिर अगला इंस्टॉलमेंट में मान लो कि आपने हमें 200 रुपये दिया, अब फिर अगला इंस्टॉलमेंट में आपको फिर से मान लो कि 200 रुपये देना था, तो आप कहोगे सर अभी हम नहीं दे पाएंगे। कंपनी को अगर हम बात करें कि आप कहो कि सर हम नहीं दे पाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि आपके 300 रुपये को आप नहीं दे रहे हो अगला इंस्टॉलमेंट, ठीक है तो हम आपके 300 रुपये को जब्त कर लेंगे, रख लेंगे। तो हम लोन को फॉरफिट कैसे कर सकते हैं? आप तो एक उल्टा मेरे ही पे मेहरबानी कर रहे हैं कि आप हमको लोन दे रहे हैं और ऊपर से हम आपके लोन को ही जब्त कर लेंगे, नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से जो डिबेंचर होल्डर होते हैं, मान लो ये सारे लोग डिबेंचर होल्डर हैं, ये सारे लोग डिबेंचर होल्डर हैं, तो ये कंपनी को लोन दिए हैं। किसको दिए हैं? कंपनी को लोन दिए हैं। और कंपनी जो है इनके दिया गया लोन को मान लो कोई इंस्टॉलमेंट ये नहीं चुकाते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, तो मान लो कि ये जो है फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का पैसा नहीं देते हैं, तो कंपनी के पास राइट नहीं है कि इनके दिए गए लोन को यानी डिबेंचर को वो जब्त कर ले, यानी फॉरफिट कर ले। तो कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन बचता है, क्या कर सकती है कंपनी? क्योंकि कंपनी को तो अपने प्रोजेक्ट को पूरा करना है या जिसके लिए लोन ले रही थी वो काम पूरा करना है। अब डिबेंचर होल्डर अगर पैसा देने को मना कर देंगे तो कैसे कंपनी अपने प्रोजेक्ट को पूरा करेगी, अपने काम को करेगी? तो इस केस में जो कंपनी है वो डिबेंचर होल्डर पे कोर्ट केस कर सकती है, उनके कोर्ट केस करके उनसे पैसा वसूल सकती है कि देखिए हमारे बीच में, हम दोनों के बीच में यानी डिबेंचर होल्डर और कंपनी के बीच में एक टर्म्स एंड कंडीशन पर, यानी डिबेंचर एक काइंड ऑफ सर्टिफिकेट होता है, उस पर दोनों का साइन है, दोनों का एग्रीमेंट है कि हम लोन का सारा पैसा देंगे और कंपनी बोली है कि हम आपके लोन को रीपेमेंट करेंगे विथ इंटरेस्ट के साथ। जब सब कुछ है तो बताइए कि ये पैसा देने से क्यों मना कर रहा है? तो कंपनी इस केस में इसके ऊपर कोर्ट केस करके जो है इनसे पैसा ले सकती है, लेकिन कंपनी इसके दिए गए लोन को फॉरफिट नहीं कर सकती है। क्लियर है बात? दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि कंपनी कल को डूब जाती है, बोले हाथ खड़ा कर देती है कि हम लिए गए लोन को वापस नहीं कर पाएंगे, मतलब कंपनी अगर बोलती है डिबेंचर होल्डर को कि हम लिए गए लोन को वापस नहीं कर पाएंगे, तो क्या डिबेंचर होल्डर के पास क्या ऑप्शन बचता है? ऑप्शन बचता है ये कि ये जो डिबेंचर होल्डर है ना,
ये जो भी डिबेंचर खरीदते हैं वो डिबेंचर सिक्योर्ड डिबेंचर होता है। सिक्योर्ड का मतलब कंपनी का एसेट जो है गिरवी रख करके जो कंपनी है वो लोन लेती है इनसे, यानी डिबेंचर इशू करती है। अब कल को मान लो कि कंपनी डूबती है तो कंपनी के पास बहुत सारा एसेट है, वो एसेट बेच करके डिबेंचर के यानी लोन के पैसे को वापस करेगी। पूरे का पूरा एसेट बेच करके क्या करेगी कि कंपनी इनके लोन को पैसे, कंपनी हाथ खड़ा कर दी, मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है लेकिन एसेट तो है कंपनी के पास, ज़मीन तो है कंपनी के पास, बिल्डिंग तो है, मशीनरी तो है, तो बहुत सारा ऐसा फिक्स एसेट है कंपनी में जिसको बेच करके इन डिबेंचर होल्डर को पैसा चुकाएगी कंपनी। ठीक है, चलिए अब ये सारी बातें मैंने आपको कर दी। डिबेंचर जो इशू किया जाता है वो 5 साल 7 साल 10 साल के लिए किया जाता है। कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि आप जो है यानी कंपनी जो है वो 10 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए डिबेंचर इशू नहीं कर सकती है। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वर्क अगर में कंपनी है, अगर कंपनी जो का प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में है तो जा करके वो 10 साल से ज़्यादा लोन जो है इशू कर सकती है या ले सकती है। कंपनी डिबेंचर 10 साल से ज़्यादा के लिए इशू कर सकती है, लेकिन वो भी जो है आपका 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में है तो 10 साल से ज़्यादा का डिबेंचर इशू कर सकती है, लेकिन 30 ईयर से ज़्यादा नहीं। ये कंपनीज एक्ट 2013 आपका कहता है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर कंपनी लोन लेती है और अपने फंड को रेज करती है, बात इतनी सी ही है। अब चलिए हम इसके मीनिंग को समझते हैं। वही सारा मीनिंग है जो मैंने आपको अभी बताया है, उसी सारे चीज़ों को आपका लिखा हुआ है, उसको हम समझते हैं कि आप किस तरीके से अगर मीनिंग लिखने आ जाएगा तो क्या करोगे, किस तरीके से लिखोगे आप। ठीक है, चलिए कहता है इन एडिशन टू रेजिंग कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर्स, यानी शेयर को इशू करने के बजाय कंपनी जो है कैपिटल को रेज करना है, कंपनी के फंड को बढ़ाना है, तो इन एडिशन to raise capital by issue of shares, a company requiring funds on long term basis may borrow money by issue of debentures। तो मनी क्या कर सकती है कंपनी, क्या कर सकती है, बोरो कर सकती है, उधार ले सकती है, लोन ले सकती है। कैसे करके, तो इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को इशू करके। तो मतलब शेयर इशू करके भी अपने कंपनी फंड को रेज करती है। क्या करती है, अपने कैपिटल को, फंड को रेज करती है, या तो शेयर इशू करके और या तो कंपनी उसको डिबेंचर इशू करके भी कंपनी जो है वो अपने फंड को रेज कर सकती है। कैसा, तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे। तो कहने का मतलब है कि दो तरीके से कंपनी फंड को रेज कर सकती है, अपने कैपिटल को बढ़ा सकती है, शेयर इशू करके भी, और इसके साथ ही साथ इन एडिशन टू, इसके साथ ही साथ कंपनी जो है क्या कर सकती है, बोरो मनी बाय इशू ऑफ डिबेंचर, यानी डिबेंचर काइंड ऑफ सर्टिफिकेट इशू करके कंपनी लोन लेकर के भी क्या कर सकती है, अपने कैपिटल को, अपने फंड को जो है वो रेज कर सकती है लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए। यानी अगर कंपनी को लंबे समय के लिए पैसे का रिक्वायरमेंट है तो एक कंपनी शेयर इशू कर सकती है, पहला ऑप्शन कंपनी शेयर इशू कर सकती है और दूसरा कंपनी डिबेंचर इशू करके अपने फंड को रेज कर सकती है। ये बात यहां तक कह रहा है। आगे कहता है अ डिबेंचर इशूड बाय अ कंपनी इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट। तो जो डिबेंचर इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा, ये एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में होता है। जैसे आप क्लास 10th का एग्ज़ाम दिए हो, 11th का, 12th का एग्ज़ाम दिए हो, तो क्या होता है कि क्लास 10th का आपको एक मार्कशीट मिलता है, यानी एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है जो ये सर्टिफाइड करता है, ये प्रूफ होता है कि आपने 10th का एग्जाम दिया है और इतना इतना मार्क्स कैरी किया है। उसी तरीके से यहाँ पर भी कंपनी एक डिबेंचर का सर्टिफिकेट इशू करती है जो इस बात को तय करता है, जो इस बात का प्रमाण होता है कि हाँ कंपनी ने लोन लिया है, इतने का लोन लिया है, इतना इंटरेस्ट देना है, इतने साल के बाद जो है लोन का रीपेमेंट होगा यानी रिडेम्पशन होगा। ये सारी बातें आपका सर्टिफिकेट पे लिखा होता है। तो कंपनी भी एक सर्टिफिकेट इशू करती है यहाँ पे। क्लियर है? तो डिबेंचर के लिए गिवन अंडर द सील ऑफ द कंपनी, जो कि कंपनी के सील के अंदर होता है, मुहर के अंदर होता है, कंपनी का सारा मुहर वगैरह होता है उसमें, तो कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए कहता है कि गिवन अंडर द सील ऑफ द कंपनी, कंपनी का सारा प्रूफ, सील, सिग्नेचर जो आपका कहते हैं स्टैंप, उन सब के अंदर इशू किया जाता है। इसके बाद 10
डिबेंचर इज रिटन एक्नॉलेजमेंट। तो डिबेंचर क्या है? एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है ऑफ अ डेट यानी कर्ज का, टेकन बाय द कंपनी, जो कंपनी लेती है, एज दीज आर इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी, क्योंकि इस कंपनी को कंपनी के सील के अंदर यानी उसके मुहर के अंदर इशू किया जाता है। तो दस डिबेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट टेकन बाय द कंपनी एज दीज आर इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। तो ये जो है आपका डिबेंचर जो है वो एक क्या है? रिटन एक्नॉलेजमेंट है। किसका? तो यहां पे लिखा है डेट यानी कर्ज का, कर्ज का मतलब लोन या उधार का, टेकन बाय द कंपनी, जो कि कंपनी ने लिया है, एज दीज आर इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। क्लियर है बात? A debenture certificate contains the terms of repayment of principal sum at a specified date। तो इसमें यह भी रहता है, सर्टिफिकेट में यह भी रहता है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, लोन को कब रीपेमेंट यानी रिडेम्पशन किया जाएगा, वापस किया जाएगा, और प्रिंसिपल अमाउंट को किस डेट को वापस किया जाएगा, एंड द टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स परसेंट। और इसमें यह भी रहता है कि किस तरीके से हम आपको इंटरेस्ट जो है वो पे करेंगे, और फिक्स परसेंट से। अभी मैंने बताया कि डिबेंचर के पीछे आपका 6%, 7%, 8% रहता है, तो वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कंपनी डिबेंचर होल्डर को पे करती है यहाँ पर। और कब पे करती है? तो जनरली आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद जो है कंपनी वो डिबेंचर पर इंटरेस्ट जो है पे करती है। तो बात यहां पर आपको मीनिंग जो है आपको क्लियर हुआ कि डिबेंचर जो है कंपनी लोन के फॉर्म में अपने फंड को रेज करती है, बदले में एक डिबेंचर होल्डर को सर्टिफिकेट इशू करती है, जिसमें ये तमाम बातें होती है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कब रिडेम्पशन किया जाएगा, और सारे टर्म्स कंडीशन उस सर्टिफिकेट में होते हैं। क्लियर है? अब क्या कैरेक्टरिस्टिक है आपका जो डिबेंचर का, क्या फीचर्स है, क्या विशेषता है आपका डिबेंचर का, तो इसको हम पॉइंट वाइज बात करते हैं। सबसे पहला है आपका, अ डिबेंचर इज इशूड बाय अ कंपनी इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट। तो ये एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में होता है, विच इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय द कंपनी। तो ये क्या होता है? रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है डेट का यानी कर्ज का यानी लोन का, जो कंपनी लेती है। तो कंपनी लोन लेती है, बदले में डिबेंचर होल्डर को सर्टिफिकेट इशू करती है, जिसमें सारे टर्म्स कंडीशन को लिखा जाता है, और ये जो कंपनी है उसका एक रिटन एक्नॉलेजमेंट होता है आपका डिबेंचर, जो कि एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में होता है। चलिए, पहला पॉइंट आपको क्लियर है, जो कि मैंने आपको मीनिंग में भी समझाया। दूसरा पॉइंट है, अ डिबेंचर इशूड अंडर द सील ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी के मुहर के अंदर ये होता है, कंपनी का सारा मुहर इसके ऊपर होता है। तो कोई भी जो कंपनी डेट लिया है, सर्टिफिकेट इशू किया है, इससे कंपनी इनकार नहीं कर सकती है। तो अ डिबेंचर इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के सील के अंदर होता है। अगला पॉइंट है आपका, इट कंटेन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एट अ स्पेसिफाइड रेट, स्पेसिफाइड डेट। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको कब वापस किया जाएगा, कब उसका रीपेमेंट किया जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट को, ये तमाम बातें आपका डिबेंचर सर्टिफिकेट में जो होता है वो लिखा होता है। तो क्या होता है सर्टिफिकेट में लिखा हुआ? इट कंटेन्स द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट, यानी रीपेमेंट लोन का कब किया जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट कब वापस किया जाएगा, ये तमाम बातें, किस डेट को वापस किया जाएगा, ये तमाम बातें जो है वो डिबेंचर सर्टिफिकेट पे ऑलरेडी लिखी होती है। क्लियर है? तो ये विशेषता है आपका डिबेंचर का। फिर लिखता है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 नो कंपनी इज अलाउड टू इशू डिबेंचर्स हैविंग अ मैच्योरिटी डेट ऑफ मोर देन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। यानी जिस डेट को कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है, उस डेट से 10 साल से ज़्यादा कंपनी जो है वो डिबेंचर इशू नहीं कर सकती है। यानी कंपनी 10 साल से ज़्यादा के लिए लोन नहीं ले सकती है, ये कहता है आपका कंपनीज एक्ट 2013। और 10 साल से ज़्यादा नहीं ले सकती है कंपनी लोन, ये कहता है आपका। लेकिन अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि कंपनी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में है तो कंपनी 10 साल से ज़्यादा के लिए लोन ले सकती है। लेकिन इसका भी एक लिमिट है कि कंपनीज एक्ट कहता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हो तो 10 साल से ज़्यादा के लिए डिबेंचर इशू यानी कंपनी लोन ले सकती है, लेकिन ये भी 30 साल से एक्सीड नहीं होना चाहिए, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपका कंपनीज एक्ट 2013 जो है इस बात को कहता है।
तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। इसके बाद कहता है अगला पॉइंट, यूजुअली द डिबेंचर्स आर इशूड विद अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज कॉल्ड कूपन रेट। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो एक स्पेसिफाइड रेट होता है डिबेंचर का, 8%, 7%, 6%, 10%, 11%, 12%, कुछ भी हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कंपनी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिबेंचर होल्डर को देती है। जो कंपनी ने डेट लिया है, कर्ज लिया है, लोन लिया है, उस पर कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पे करती है वो बिल्कुल फिक्स होता है, 8%, 10%, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिबेंचर के पीछे लिखा रहता है, जैसे 8% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, ये जो लिखा रहता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कूपन रेट यहाँ पे बोलते हैं। क्लियर है बात। तो जो डिबेंचर के पीछे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कूपन रेट। अगला पॉइंट, ये आपका डिबेंचर्स का फीचर्स है जो आपको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। अगला पॉइंट कहता है अ डिबेंचर इज जनरली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अब मान लीजिए कि डिबेंचर होल्डर, यहां पर कंपनी है, अभी मैंने आपको समझाया, और ये सारे डिबेंचर होल्डर हैं जो कंपनी को लोन दिए हैं। अब ये लोग जो हैं वो कंपनी को लोन दिए हैं, कल को कंपनी हाथ खड़ा कर दी, बोल दी कि भाई हम लोन नहीं चुका सकते हैं, हम आपके लिए गए लोन को वापस नहीं कर सकते हैं, तब तो इनको तो रोना आ जाएगा। ये बोलेंगे कि हम तो आपको लोन दिए हैं, हम तो इंटरेस्ट के इंतजार में बैठे हैं कि हमको मेरा इंटरेस्ट भी मिलेगा, हम तो कमाई करने के लिए बैठे हुए थे कि हम जो कंपनी को लोन दिए हैं, कंपनी अपना काम करेगी, बदले में हमको इंटरेस्ट मिलेगा और एक समय के बाद हमको प्रिंसिपल अमाउंट भी जो है वापस हो जाएगा। ये इस आस में बैठे हुए थे, लेकिन कंपनी ने क्या कहा कि अब हम लोन वापस नहीं कर सकते हैं। तो जो डिबेंचर होता है वो जनरली सिक्योर्ड होता है, यानी उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी होता है। जैसे कंपनी का एसेट होता है वो मॉर्गेज के तौर पे कंपनी उसके सामने रखती है, डिबेंचर होल्डर के सामने रहती है, और सारा टर्म्स कंडीशन पे साइन होता है कि अगर हम हाथ खड़े कर दिए, कंपनी कहती है कि अगर हम लोन चुकाने में असमर्थ हुए तो कोई बात नहीं, हम अपने एसेट को बेच कर ही आपके लोन को चुकाएंगे, आपके प्रिंसिपल अमाउंट को वापस करेंगे। ठीक है। तो जनरली जो डिबेंचर है वो बिल्कुल सिक्योर्ड होता है। तो कहता है अ डिबेंचर इज जनरली सिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी होता है, जो एसेट होता है कंपनी का वो गिरवी रखा होता है डिबेंचर होल्डर के सामने। अगर कंपनी लोन पे करने में असमर्थ होती है तो अपने एसेट को बेच करके कंपनी लोन वापस करती है। तो यही कहता है डिबेंचर इज जनरली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के एसेट के अगेंस्ट जो है वो कंपनी डिबेंचर होल्डर लोन लेते हैं। क्लियर है बात। आगे, द फंड्स रेज्ड बाय द इशू ऑफ डिबेंचर आर ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर। तो जो कंपनी लोन लेती है डिबेंचर होल्डर से, जो कंपनी लोन लेती है वो लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए, जनरली 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 10 साल से ज़्यादा कब, जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हो गई तब, लेकिन वो भी 30 साल से ज़्यादा नहीं। तो फंड रेज बाय द इशू ऑफ डिबेंचर आर ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर एंड यूजुअली द डिबेंचर्स आर रीपेड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड सच एज 7 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर। तो इतने साल के बाद जो है कंपनी वो लोन को वापस कर सकती है इंटरेस्ट के साथ। यहाँ पे कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट को भी वापस कर देगी और लोन के थ्रू कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो भी, अपने प्रोजेक्ट को भी कंपनी पूरा कर लेगी। तो ये आपका डिफरेंस है शेयर के बीच में और डिबेंचर के बीच में। शेयर कंपनी का ऑनर बना देती है और डिबेंचर लोन लेती है। एक वर्ड आपको और सुनने में आएगा, बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? तो ये भी आपका काइंड ऑफ डिबेंचर ही है, सिमिलर है डिबेंचर के। तो बॉन्ड पहले इशू करती थी जो गवर्नमेंट कंपनी होती थी, वो पहले इशू करती थी बॉन्ड, और बॉन्ड में कहता है जीरो कूपन बॉन्ड। आप अगर बुक में देखोगे फीचर्स के नीचे में तो आपको दिखेगा बॉन्ड, डीके गोयल के बुक में आप देख लेना। देखिए यहाँ पर सारा फीचर्स मीनिंग लिखा है और फीचर्स लिखा है, फीचर्स के आगे यहाँ पे आपका लिखा है बॉन्ड। तो बॉन्ड का क्या मतलब होता है आपका कि जैसे आज मान लीजिए कि लाइक आपका ये डिबेंचर ही है, सिमिलर है डिबेंचर का। तो पहले जो बॉन्ड इश्यू करती थी वो गवर्नमेंट कंपनी करती थी, लेकिन अब जनरली हो गया है कि कंपनी जैसे गवर्नमेंट को लोन की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी बॉन्ड इश्यू करती है, या कंपनी को या किसी गवर्नमेंट को कंपनी को यहाँ पर फंड को रेज करना है तो यहाँ पर बॉन्ड इश्यू करती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट को छोड़ करके सेमी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट कंपनी भी बॉन्ड को इश्यू करती है। बॉन्ड या जीरो कूपन बॉन्ड क्यों कहते हैं इसको? जैसे मान लो कि कंपनी है, इसको 100 रुपया में इशू की बॉन्ड को, और आज के ही डेट में लिखा है कि आगे 5 साल में हम आपको 100 रुपये के बदले 150 रुपया देंगे।
आज ही के डेट में आपको ये पता है। डिबेंचर के केस में क्या है, डिबेंचर के केस में है कि भाई आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है, लेकिन इसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, बल्कि बोलता है कंपनी कि आज हम आपको लिख करके दे रहे हैं 100 रुपया और आगे 5 साल के बाद हम आपको 100 का 150 रुपया देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं आपका, तो बदले में आज आप आपको 100 रुपया दिए, आपको पता है कि जब हम 5 साल के बाद जो है आएंगे तो हमको 150 रुपया मिलेगा। तो बीच का जो 50 रुपये जो प्रॉफिट है वही में एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता नहीं है, बल्कि 100 रुपया मिलेगा 150, तो 50 रुपया आपका इंटरेस्ट हो गया। तो उसी को हम कहते हैं बॉन्ड। बॉन्ड जो है जनरली वो गवर्नमेंट कंपनी इशू करती है। ये हो गया आपका। अच्छा, इसके बाद टाइप्स ऑफ डिबेंचर में आप इसको देख लेना, हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है आपका टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तो टाइप्स ऑफ डिबेंचर में सबसे पहले आपका सिक्योर डिबेंचर। तो जितना भी डिबेंचर्स होता है जो कंपनी इशू करती है वो जनरली सिक्योर होता है, यानी मॉर्गेज डिबेंचर या सिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर का मतलब अपना एसेट को कंपनी गिरवी रखती है। अगर कंपनी के पास फंड नहीं है देने के लिए, रिडम्पशन करने के लिए, वापस करने के लिए, तो कंपनी को एसेट बेच करके भी अपने लोन को चुकाना पड़ता है। तो यह हो गया पहला सिक्योर डिबेंचर। दूसरा देखिएगा तो आप है अनसिक्योर्ड या नेक्ड डिबेंचर। तो अनसिक्योर्ड का मतलब वो डिबेंचर हो गया जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी ना हो, कोई फिक्स एसेट गिरवी के तौर पे ना हो। तो ऐसा जनरली आपका डिबेंचर देखने को नहीं मिलेगा। अनसिक्योर्ड डिबेंचर आप ही बताइए क्यों लीजिएगा। अगर आपको किसी कंपनी को लोन देना है, बदले में अगर कंपनी डूब जाती है कल को, तो बोलिए कि हम डूब गए हैं, आपको पैसा वापस नहीं कर सकते, तो क्या आप उस कंपनी में पैसा लगाओगे? नहीं लगाओगे। तो यही होता है आपका अनसिक्योर्ड डिवीजन, अनसिक्योर्ड डिबेंचर जिसके अगेंस्ट आपका कोई सिक्योरिटी गिरवी के तौर पे नहीं रखती है कंपनी। तो उस केस में इस टाइप का कोई डिबेंचर फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ऐसा कंपनी को लोन कौन देगा जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी ही ना हो। इसके बाद है रजिस्टर्ड डिबेंचर। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर किसे कहते हैं? तो वो डिबेंचर होल्डर जिसका जो नाम है या एड्रेस है वो रजिस्टर्ड है कंपनी के रजिस्टर्ड में वो लिखा हुआ है, तो उसको हम रजिस्टर्ड डिबेंचर कहते हैं। और ये जनरली जो है आपका ट्रांसफरेबल नहीं होता है। अगर ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र डीड बनाना पड़ेगा आपका। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब हो गया जो कंपनी के रजिस्टर में वो रजिस्टर्ड है, उसे हम रजिस्टर्ड डिबेंचर कहते हैं। इसके बाद आपका 4th नंबर अगर आप देखोगे तो बोलेगा बेयरर डिबेंचर है। बेयरर डिबेंचर का मतलब जिस डिबेंचर होल्डर का नाम जो है लिखा होगा डिबेंचर के ऊपर, उसी को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट वापस किया जाएगा। जैसे अगर मान लो कि मेरे हाथ में डिबेंचर है, मेरा नाम एड्रेस लिखा हुआ है, तो मेरे को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट लिखेगा, यानी जिसका नाम। वो जनरली जो बेयरर डिबेंचर होते हैं इनका कंपनी के रजिस्टर में जो है ये नहीं रजिस्टर्ड नहीं होता है, बल्कि कंपनी का जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट है, वो डायरेक्टली जिसके हाथ में होता है उसको वापस किया जाता है। तो लिखता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द होल्डर्स ऑफ सच डिबेंचर्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कंपनी। तो वो कंपनी में रिकॉर्ड नहीं होता है उसका। एंड दीज डिबेंचर आर ट्रांसफरेबल बाय मेरे डिलीवरी। पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज मेड टू द बेयरर ऑफ सच डिबेंचर्स। Coupon are attached with the debentures and interest is paid to such persons whose produce the coupons in the specified bank। तो उन्हीं को मिलेगा जिनके हाथ में वो डिबेंचर होता है, बेयरर डिबेंचर। इसके बाद है रिडीमेबल डिबेंचर। तो जितना भी डिबेंचर होता है जनरली आपका रिडीमेबल ही होता है, यानी लोन को एक समय के बाद वापस कर दिया जाता है। ऐसा डिबेंचर नहीं होता जो कंपनी के लाइफ टाइम के लिए जो है वो लॉक हो जाए। अगर आप लोन दिए किसी कंपनी को तो आप चाहते होंगे कि 5 साल 10 साल 15 साल के बाद मेरा लोन वापस हो जाए, लेकिन रिडीमेबल डिबेंचर वो होता है जो 5 साल 10 साल में कंपनी आपको रिडीम कर देती है, पैसा वापस कर देती है, इसको हम रिडीमेबल डिबेंचर कहते हैं। फिर आपका कहता है इररिडीमेबल डिबेंचर या परपेचुअल डिबेंचर। इररिडीमेबल का मतलब हो गया वो जो लाइफ टाइम के लिए आपने दे दिया कंपनी को और लोन का पैसा कंपनी ली और बोली कि अब हम रख लेंगे। जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो उस समय इस कंपनी के पैसे को वापस किया जाएगा, लेकिन हमेशा और हमेशा के लिए ये जो आपका डिबेंचर का पैसा है वो कंपनी अपने पास रख लेती है। जब कंपनी लिक्विडेट होगी तब जाकर के इसको वापस किया जाएगा। क्लियर है बात? इसके बाद है कन्वर्टेबल डिबेंचर। 7 नंबर कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब हो गया कि जो डिबेंचर है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है या तो इक्विटी शेयर में या किसी अदर सिक्योरिटी में, जिसको कन्वर्ट किया जा सके उसको हम कन्वर्टेबल डिबेंचर कहते हैं। तो यहाँ पर पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर होता है, एक आपका
पार्टली यानी डिबेंचर के कुछ हिस्से को कन्वर्ट किया जाता है शेयर में, उसको हम बोलते हैं पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। और दूसरा होता है आपका कि फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब पूरा का पूरा जो डिबेंचर का अमाउंट है उसको कन्वर्ट कर दिया जाए आपका शेयर में, उसको हम बोलते हैं फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अच्छा, अब जो कन्वर्जन होता है तो सेबी के गाइडलाइंस के मुताबिक, सेबी गाइडलाइंस रिक्वायर दैट दी वेयर द कन्वर्जन इज टू बी मेड एट और आफ्टर 18 मंथ। तो जो कन्वर्ट करना है, जो आप डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट करोगे वो 18 महीने के बाद या 36 महीने के पहले होना चाहिए। 18 महीने के बाद आप उसको शेयर में डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ये 36 महीने के पहले होना चाहिए। तो ये आपका कन्वर्टेबल डिबेंचर कहता है। कन्वर्टेबल में दो हो गया, पार्टली कन्वर्टेबल यानी कुछ अमाउंट जो है वो शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और फुल्ली कन्वर्टेबल का मतलब पूरे अमाउंट को आप शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपका मैंने आपको समझा दिया टाइप्स ऑफ डिबेंचर। इसके बाद आप जो है इसके दोनों के बीच में डिफरेंस है वो भी आप देख लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको समझाते हुए आपका स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर की, किस तरीके से हम डिबेंचर को इशू करते हैं। चलिए, तो किस तरीके से डिबेंचर को इशू करते हैं, ये सारी तमाम बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। और आपको हम समझाएंगे कि डिबेंचर जो है होल्डर जो है यानी जो पब्लिक है वो बैंक में पैसा क्यों नहीं रखती है, और क्यों वो कंपनी को लोन देती है, क्या मकसद है कंपनी को कि कंपनी भी बैंक से लोन ना लेती है और डिबेंचर होल्डर यानी पब्लिक से लोन लेती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है ये भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो फिलहाल आज आपको हमने मीनिंग समझाया है, फीचर्स समझा दिया, और आप इतने दूर तक कवर करोगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।